सोचिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर जब दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती थीं, अचानक एक मंच पर आ गईं। इसी मिलन से जन्मा लखनऊ पैक्ट। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने एक तरफ तो गजब की एकता दिखाई, पर दूसरी तरफ शायद अनजाने में ही भविष्य में होने वाले बंटवारे के बीज भी बो दिए। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक समझौते की परतें खोलते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम अपनी बात को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस वक्त हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बिखरा हुआ क्यों था। फिर जानेंगे कि अचानक ये एकता की हवा चली कैसे। इसके बाद हम सीधे लखनऊ पैक्ट की शर्तों पर आएंगे, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसकी विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिखरा हुआ आंदोलन। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के एकदम शुरुआती सालों से। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी का आंदोलन, आप कह सकते हैं, एक नहीं बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। अब देखिए, सीन कुछ ऐसा था। मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, पर दोनों की टीमें अलग अलग थीं और लक्ष्य भी थोड़े अलग। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सपना था पूरे भारत के लिए स्वराज्य, और दूसरी तरफ थी 1906 में बनी मुस्लिम लीग, जिसका फोकस था मुसलमानों के राजनीतिक हकों को सुरक्षित करना। और हां, इन दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? जाहिर है, अंग्रेज, अपनी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी से। और मामला सिर्फ इन दो पार्टियों तक ही नहीं रुका। कुछ ही सालों के अंदर एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने इस बिखराव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। देखिए, 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जिसने हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। ठीक अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और फिर 1907 आते आते तो कांग्रेस खुद ही 2 हिस्सों में टूट गई, नरम दल और गरम दल, सूरत स्प्लिट जिसे हम कहते हैं। मतलब आजादी की लड़ाई जो थी वो अंदर से भी टूटी हुई थी और बाहर से भी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, राजनीति का मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। हवा का रुख बदलने वाला था। जल्द ही अपने देश में और दुनिया भर में भी कुछ ऐसा होने लगा जिसने इन अलग थलग पड़ी ताकतों को एक दूसरे के करीब आने पर, आप कह सकते हैं, मजबूर कर दिया। तो ये बदलाव शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1911 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अब इस फैसले से मुस्लिम लीग को बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया है। फिर दुनिया में बाल्कन युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन ने तुर्की का साथ देने से मना कर दिया। इससे भारत के मुसलमान और भी नाराज हो गए, क्योंकि वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। ऊपर से पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डाल दिया था। और ठीक इसी समय बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता जेल से बाहर आए और उन्होंने आते ही एकता की वकालत शुरू कर दी। तो बस इन सब चीजों ने मिलकर एक नया माहौल बना दिया। अब इस बदलते माहौल को एक ठोस शक्ल देने का काम किया 3 बड़े नेताओं ने। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जो जोर शोर से लगे थे कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाएं और साथ ही मुस्लिम लीग से भी समझौता हो। दूसरी थी एनी बेसेंट, जिनके होम रूल आंदोलन ने पूरे देश में एक नई राजनीतिक ऊर्जा भर दी थी, एकता के लिए माहौल बना दिया था। और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो उस दौर में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पुल की तरह काम कर रहे थे। जिन्ना का रोल उस समय इतना जरूरी माना जा रहा था कि सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत यानी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की उपाधि दे दी थी। सोचिए, ये वही जिन्ना है जिन्हें हम बाद में एक अलग नजरिए से जानते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी पहचान एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता की थी जो दोनों समुदायों को एक साथ लाने के लिए जी जान से जुटे थे। तो इन सारी कोशिशों का, इस बदलते माहौल का नतीजा क्या निकला? नतीजा सामने आया 1916 में। जगह थी लखनऊ, जहां एक ऐतिहासिक समझौता होना था, एक नया इतिहास लिखा जाना था। तो साल था 1916, महीना था दिसंबर और शहर था लखनऊ। यहां एक बहुत ही अनोखी बात हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपना सालाना सेशन एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर रखा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एक ऐतिहासिक मौका था। और इस यादगार सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो सवाल यह है कि इस पैक्ट में आखिर तय क्या हुआ? इसको हम आसानी से 2 हिस्सों में समझ सकते हैं।
एक हिस्सा था वो मांगे जो कांग्रेस और लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, जैसे हमें स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस दो और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा चुने हुए भारतीय सदस्य हों। और दूसरा हिस्सा था दोनों पार्टियों के बीच का एक आपसी समझौता, और इसी में वो सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे विवादास्पद बात थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को मान लिया। अब ये पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट चीज क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ सीटें किसी एक समुदाय के लिए रिजर्व होंगी और उन सीटों पर कैंडिडेट को वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग देंगे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर पाएंगे। और यही इस पैक्ट का सबसे विवादास्पद पॉइंट बना। क्यों? क्योंकि इसने एक तरह से आधिकारिक तौर पर मान लिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये समझौता कितना कामयाब रहा। क्या ये एक जीत थी या एक गलती? इसका जवाब जानने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे, क्योंकि इसके फायदे भी थे और वो भी तुरंत दिखने वाले, और इसके नुकसान भी थे जो बहुत दूर तक असर करने वाले थे। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक घर में दो भाई हैं। एक भाई को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो घर की एकता बनाए रखने के लिए दूसरे भाई ने उसकी कुछ खास मांगे मान ली। फायदा क्या हुआ? घर टूटने से बच गया, एकता दिख गई। पर नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि अब दोनों भाइयों के बीच एक लकीर खिंच गई, एक औपचारिक अलगाव की भावना आ गई। लखनऊ पैक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फौरी तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक मजबूत मोर्चा बन गया, अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट को मानकर अनजाने में ही सही उस विचार को मजबूती दे दी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक रास्ते अलग हैं, और यही विचार आगे चलकर टू नेशन थ्योरी का आधार बना। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या उस समय के नेताओं को इस दूरगामी खतरे का अंदाजा नहीं था? जरूर था। बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का बचाव करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा, हम मुसलमानों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस तीसरी ताकत यानी अंग्रेजों को अपने बीच से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक राजनीतिक जरूरत थी, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए चुकाई गई एक कीमत। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं इस पैक्ट की विरासत की और उन जरूरी फैक्ट्स की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1916 का ये फैसला 1947 में हुए बंटवारे की एक अहम कड़ी कैसे बना। देखिए, जब कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया तो इससे दो अलग अलग राजनीतिक पहचानों के विचार को एक तरह की मंजूरी मिल गई। इसी मंजूरी ने अगले 30 सालों में सांप्रदायिक राजनीति को ताकत दी, और आखिरकार जब पाकिस्तान की मांग उठी तो ये समझौता उस मांग के लिए एक बड़ा तार्किक आधार बन गया। तो चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। घटना का नाम लखनऊ पैक्ट, साल 1916, जगह लखनऊ। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। मुख्य भूमिका में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। और सबसे जरूरी बात क्या थी? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करना। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय जैसे कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। लखनऊ पैक्ट, क्या वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक जरूरी राजनीतिक जीत थी जिसने वक्ती तौर पर ही सही आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया? या फिर ये एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसने अनजाने में ही देश के बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और यही सवाल इस समझौते को भारतीय इतिहास का एक सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अध्याय बना देता है।